रिसेंटली सीईटी का रिजल्ट आया हुआ है, एमएचटी सीईटी का। रिसेंटली तो नहीं, मतलब 16 जून को आया था, और ये वीडियो मैं कुछ 4-5 दिनों बाद बना रही हूँ। तो जेई के बारे में तो काफ़ी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की थी, बट सीईटी इतना फास्ट हो गया कि मुझे कुछ भी शेयर करने का टाइम ही नहीं मिला। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई एमएचटी सीईटी जर्नी इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू से शुरू करते हैं। तो है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि जब मेरा जेई का सेकेंड अटैम्प्ट था, उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं ज़्यादा फोकस जेई के सेकेंड अटैम्प्ट पे करूँ या सीईटी पे करूँ, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा डिसीजन। तो इसलिए ना मैं जस्ट ये प्रे कर रही थी कि मेरी जेई का सेकेंड अटैम्प्ट जल्दी हो जाए, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि मैंने जेई दी थी कुछ 2 अप्रैल को दी थी मैंने जेई, राइट। हाँ, तो फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम था सीईटी के लिए। और जब जेई का रिजल्ट आया तब मेरे परसेंटाइल थे कुछ 80 से 90 के बीच में। तो अब ये हुआ ना कि सब लोग बोलने लगे, आई नो कि ये परसेंटाइल इतने अच्छे नहीं थे, बट सब लोग ये बोलने लगे कि जिसको जेई में 80 से 90 के बीच में मिल सकता है, उसे सीईटी में तो आराम से 90 के ऊपर मिल सकता है, आराम से, देवर सिंह, आराम से मिल सकता है। जेई का सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, आई रिटर्न होम एंड आई स्लेप्ट, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट थी मेरी, इवनिंग वाली। सो उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि पैटर्न क्या है समझ लेते हैं कि कितने क्वेश्चन, वैसे रफली पता था बट डिटेल्स नहीं पता थी। सो मैं यूट्यूब पर गई और एमएचटी सीईटी के पैटर्न के बारे में सर्च करने लगी, सारा पैटर्न वगैरह जान लिया। उसके बाद में व्हेन आई सॉ द सिलेबस, धीरे धीरे ना मुझे ऐसे लगने लगा, भाई ये आराम से होने वाले काम नहीं है करके, सीईटी को लाइटली लेना कभी भी ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि एक जेई एस्पिरेंट होने के बाद भी सीईटी के प्रिपरेशन में मैंने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। जेई में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जस्ट 75 क्वेश्चंस 3 घंटे में, ओके। वो भी मेरे लिए चैलेंजिंग था, टाइम मैनेज करना उस टाइम पर भी। और सीईटी में तो भाई आपको 150 क्वेश्चंस, मतलब जेई से इंटू 2 टाइम्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं सीईटी में, और सेम ड्यूरेशन में। जेई में एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने सही किया तो, बट सीईटी में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक क्वेश्चन का 1 ही मार्क था, और मैथ्स में एक क्वेश्चन के 2 मार्क थे। तभी भी मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो जेई लेवल के थे, स्टिल उन्हें 2 ही मार्क्स मिल रहे थे हमें हर क्वेश्चन के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट इन ऑल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि जेई में भाई काफ़ी सारे चैप्टर्स कम थे, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो। जैसे कि मैथ्स का वो लॉजिकल रीजनिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे चैप्टर्स निकाल दिए थे जेई में, बट सीईटी में वो सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड थे। इनफैक्ट वो केमिस्ट्री का कोलॉइड्स वाला चैप्टर, सरफेस केमिस्ट्री वाला, देन उसके बाद में वो जो एंड पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर्स, ये सारे चैप्टर्स जेई के लिए हमने पढ़े ही नहीं थे, बट सीईटी के लिए तो वो भी पढ़ने थे। सो इन शॉर्ट 10 से 15 चैप्टर्स तो वो भी एक्स्ट्रा पढ़ने थे, प्लस जो चैप्टर पढ़े हैं उनके भी तो पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करने थे। सो इन सारी चीज़ों से मुझे ऐसे लगा था अब तो ये 15 दिन भी काफ़ी कम है, जो भी 15-20 दिन थे वो भी काफ़ी कम लग रहे थे मुझे सीईटी के लिए। पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ 15-20 दिन में हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, बट नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ी, और उसके साथ साथ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ी। सो इट वॉज बिट चैलेंजिंग, जितना सोचा था उतना आसान नहीं था वो सब कुछ। चलो, तो जो भी है प्रिपरेशन वगैरह हो गया, जैसे किया वैसा हुआ, एंड देन फाइनली द डे कम्स जब मुझे एग्ज़ाम देने जाना था। और मेरी एग्ज़ाम थी कुछ 22 अप्रैल को, वो भी सेकेंड डे शिफ्ट थी। एंड उस टाइम पे ऐसा हुआ ना कि सबसे पहले फिजिक्स डिस्प्ले हुआ था मेरे पीसी पे, और जब फिजिक्स डिस्प्ले हुआ आई स्टार्टेड सॉल्विंग। हाँ, एक बात तो है क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क का होता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो फिर ऐसे हो जाता है सॉल्व। तो इसलिए मैंने फिजिक्स का वैसे सॉल्व किया। देन उसके बाद में आई मूव टू केमिस्ट्री, आई स्टार्टेड सॉल्विंग केमिस्ट्री। सॉल्विंग तो नहीं, जो पहले थ्योरी क्वेश्चंस थे वही देख देख के टिक कर रही थी, और जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे जहाँ पर सॉल्व करना था, कुछ मैथमेटिकल चीज़ें थी, वो मैंने थोड़ी साइड में रखी थी। देन उसके बाद में ये सब कुछ होने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री पर चली गई, जितना हुआ उतना सॉल्व किया। और मुझे ऐसे लग ही रहा था कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन अच्छा गया है, लेकिन 5 मिनट जब मैंने देखा ऊपर क्लॉक में, मतलब आई डोंट नो कि वो क्या हुआ, जस्ट 5 मिनट बचे थे, और मैंने जो गेस वर्क वाले क्वेश्चंस रखे थे कि मैंने ऐसे सोचा था कि ये क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, एक बार ट्राई करूँगी, अगर नहीं आए तो गेस वर्क करूँगी, ऑब्वियसली बिकॉज नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। एंड मतलब भाई कोई एवरेज स्टूडेंट भी रहेगा या जिससे कुछ नहीं आता है,
वो सीटी के पेपर में एटलीस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व तो करके आता है, राइट। मेरे से वो भी नहीं हुआ। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर 22 क्वेश्चंस आई लेफ्ट। कैंडिडेट का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था मेरे केस में। मतलब मैंने वहाँ पर कुछ सॉल्व भी नहीं किया, ना बी टिक किया, ना सी टिक किया, कुछ भी टिक नहीं किया। मैं ऐसे ही उसे छोड़कर आ गई और मतलब वो स्लाइड क्लोज हो गई, बिकॉज वी कैन नॉट गो बैक टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला सेक्शन आफ्टर 1.5 आवर, राइट। तो वो स्लाइड सारी क्लोज हो गई और वहाँ पर डिस्प्ले कर आता है कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए और कितने बचे हैं। एंड इन डैट मुझे दिख रहा था कि मेरे 22 क्वेश्चन छूट गए हैं। और उस टाइम पर मतलब मेरा पूरा लिटरली आई वॉज चोक्ड टिल हियर, मेरा पूरा पसीना पसीना होने लगा। एक तो नेक्स्ट था वो मैथ्स सब्जेक्ट, जिसका मुझे खुद को कोई गारंटी नहीं थी, और सबसे पहला वो क्वेश्चन था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्प्ले हो रहा था। उससे मेरा प्रेशर और बढ़ रहा था, क्योंकि वो चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, वो 11th का चैप्टर था और मैंने ज़्यादा फोकस किया था 12th वाले चैप्टर्स पे। मुझे डर लगने लगा कि भाई मैथ्स के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। ऑलरेडी मैं इतने सारे क्वेश्चन छोड़ चुकी हूँ कि अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। देयर वर वेरी फ्यू क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करके टिक किए हैं, और वो 4 ऑप्शंस में से मेरा कुछ मैच कर रहा था। मतलब 50% ऑफ क्वेश्चंस तो मैंने गेस वर्क पे छोड़ दिए। और जब मैं बाहर आई, आई रिग्रेटेड द मोस्ट। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, उस पर ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि वो ऐसे ही छोड़ दिए। एटलीस्ट कुछ तो टिक कर लेती ना, थोड़े मार्क्स बढ़ जाते मेरे वो। एंड सेकेंड थिंग कि मैथ्स का मैंने गेस वर्क किया था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। क्योंकि भाई आपका मैथ्स अच्छा है तो आपकी सीटी अच्छी जाती है, लेकिन अगर आपका मैथ्स वीक है तो सीटी के रिजल्ट में प्रॉब्लम आना मैंडेटरी है। सो क्योंकि बैलेंस लिखना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट्स में, इसलिए मैं सीटी के बाद आई वाज लाइक पता नहीं अब क्या होगा। उसके बाद मेरे पेरेंट्स आए मुझे पिक करने के लिए, एंड दे वर लाइक कि क्या हुआ, अच्छा गया या नहीं। एंड मैं बोली ठीक गया, ठीक गया। और मेरा ये वर्ड सुनकर उन्हें समझ गया, क्योंकि जब भी ऐसे जाता है अच्छा तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा गया, और अगर मैं बोल रही हूँ ठीक गया तो इसलिए उन्हें समझ जाता है कि उन्हें टेंशन ना हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ ठीक गया, वैसे तो मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है करके। और मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात भी की थी मेरे शिफ्ट के पेपर होने के बाद। सो वो लोग भी बोल रहे थे कि उन्होंने भी मैथ्स में काफ़ी गेस वर्क किया है करके। बट मुझे मेरे दिमाग से वो स्ट्रेस जा ही नहीं रहा था। जब से मैं वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली थी, तब से घर तक आने तक मैं कंटिन्यूसली यही सोच रही थी कि मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, मैंने कितना गलत किया होगा, कितना सही किया होगा। बट कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या टिक किया। इनफैक्ट तो जो टिक किया ना, उस पर भी मुझे डाउट होने लगा था कि मैंने सही टिक किया है या नहीं टिक किया है। में तो थे तो वैकेशंस, बट जब वैकेशन होते हैं और अगर आपका पेपर अच्छा जा रहा है तो आपके वैकेशंस भी अच्छे से चले जाते हैं। अगर पेपर अच्छा नहीं गया ना तो कुछ करने का मूड ही नहीं करता है। तो नेक्स्ट डे से मेरा भी वही हो रहा था, बट मैं खुद को ऐसे बहुत समझा रही थी कि अब हो गया है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। और ऐसे ऐसे समझाते समझाते आंसर की आ गई। जितने एक्सपेक्टेड मार्क्स थे मुझे, जैसे चाहिए थे वैसे तो ऑब्वियसली नहीं रहेगी, क्योंकि पेपर ही एक्सपेक्टेड के हिसाब से नहीं गया, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, तो मार्क्स तो नहीं आने थे। बट यस, मेरे मार्क्स थे कुछ 111 के आसपास, एंड आई वॉज लाइक पता नहीं अब इन मार्क्स पे क्या होने वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और मुझे सबसे गंदी चीज़ उसमें यही लग रही थी आंसर की मैं, कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स के आगे जब कुछ लिख कर नहीं आ रहा था, कि मैंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब ऐसे लग रहा था कुछ तो टिक कर लेती यार, काश सही हो जाता, थोड़े मार्क्स बढ़ जाते, बट ऐसा तो था नहीं। बट ठीक है, उसके बाद मैं आंसर की आई, और मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कोई भी परसेंटाइल प्रिडिक्टर यूज़ करूँ। मैंने वहीं पर छोड़ दिया। मैं बोली अब डायरेक्ट जो होगा वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। बट उसके बीच में ये भी हुआ कि कुछ ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे, और शायद हमारे शिफ्ट को 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो वो सारा कैलकुलेट करके 115 तक मैं पहुँच गई थी। 115 मार्क्स थे। उसके बाद मैंने यूज़ तो नहीं किया परसेंटाइल प्रिडिक्टर, लेकिन जैसे पिछले साल के डेटा थे उस हिसाब से ऐसे लग रहा था 90 के ऊपर तो आ जाने चाहिए करके। और मैं इन एक्सपेक्टेशंस के साथ थी कि चलो 90 के ऊपर आ जाएगी। बट क्या हुआ, आई डोंट नो, रिजल्ट से 1-2 दिन पहले ना इतना डर लगने लगा, क्योंकि जिनसे भी बात कर रही हूँ ना सीईटी के एग्ज़ाम के बारे में, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई तेरे एक्सपेक्टेड परसेंटाइल तुझे कभी मिलते ही नहीं है सीईटी में करके, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई ना कोई ब्लेंडर हो जाता है सीईटी के रिजल्ट में, और एक्सपेक्टेड परसेंटाइल नहीं मिलते। अब मैंने घर पे तो बता दिया कि मुझे 90 के ऊपर आने के चांसेस है, तो मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मुझे 90 से ऊपर भी आएंगे या नहीं आएंगे। एक तो ऑलरेडी वो गवर्नमेंट कॉलेज, ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज का इतना स्ट्रेस हो रखा था कि पता ही नहीं कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि परसेंटाइल ही मैं गेस नहीं कर पा रही थी अपने। और रिजल्ट आने वाला था 12 बजे, और जब मेरा रिजल्ट आने वाला हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
मेरा रिजल्ट आने वाला है 12 बजे और 12 बजे मेरे वाईफाई का रिचार्ज खत्म। मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं चेक कर पाऊँ कि मेरा रिजल्ट क्या है। मुझे इतना स्ट्रेस होने लगा, मैंने बोला अब तो मुझे सुबह तक वेट करना ही पड़ेगा, बट मुझसे वेट हुआ नहीं। मैंने कुछ 1:45 के अराउंड है ना, मेरी एक फ्रेंड को मैसेज किया, मुझसे हुआ ही नहीं एंड आई एंडेड अप टेक्सटिंग हर। मैंने SMS किया उसे कि भाई रिजल्ट आ गया, तूने चेक किया क्या, और अगर किया होगा तो मेरा भी चेक कर दे करके। और भाई सब लोग मेरी तरह तो होते नहीं है जो रात भर जगते हैं और सुबह सोते हैं। तो सो मोस्ट प्रोबेबली तो वो सो रही थी और उसने सुबह कुछ 8 बजे के आसपास मुझे रिप्लाई किया, नोटिफिकेशन आया मुझे, और मैं सो ही नहीं पाई थी। सो जैसे ही उसका रिप्लाई आया, मैंने उससे मेरा ईमेल आईडी एंड आई शेयर्ड माई पासवर्ड विथ हर। उसके बाद में उसने चेक किया, और जब तक वो चेक कर रही थी और चेक करके मुझे रिप्लाई ना कर दे, मुझे मेरे परसेंटाइल ना बताए, तब तक मेरी जो हालत थी आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस। कि मेरे मन में इतने सारे थॉट्स आ रहे थे, इतने सारे थॉट्स आ रहे थे कि पूछो मत। और वो फ्रेंड है ना, उसने ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट कर रखा था, मतलब उसने ही मुझे बोला था कि तेरे बहुत अच्छे परसेंटाइल बनने वाले करके। ये चीज़ उसने मुझे पहले से बता कर रखी थी और मैं मान नहीं रही थी कि मैं बोली नहीं करके मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, मेरी एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है, सो कोई चांसेस नहीं है कि मुझे अच्छे परसेंटाइल मिले करके। बट उसने ऐसे प्रेडिक्ट किया था और परसेंटाइल बताने से पहले वो ये बोल रही थी, उसका मुझे रिप्लाई आया कि देखा मैंने बोला था ना करके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तब मेरे जान में थोड़ी जान आई। मैंने उसे बोला भाई परसेंटाइल कितने हैं, एंड उसने बोला 95.38। मुझे तब तक बिलीव नहीं हो रहा था। मैंने उसे बोला सच्ची, एंड सच्ची के आगे मैंने इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स लगाकर उसको भेजा। तो उसने मुझे डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स के परसेंटाइल बताए कि फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में, सब में उसने मुझे बताया। तब मैंने बोला आई वॉज मतलब इन टू द एयर। मैंने घर पे सबको उठाया और मैंने उन्हें परसेंटाइल बोले कि इतने इतने हैं। मैंने उनको रिजल्ट बताया। वैसे तो मैं घर पे भी बोल सकती थी चेक करने के लिए, बट अगर मेरे परसेंटाइल अच्छे नहीं आते ना तो मुझे ना घर पे कोई कुछ बोलता नहीं, पर मुझे समझ जाता कि उन्हें कुछ बोलना है। बट वो लोग परसेंटाइल देखते मेरे, सारे सब पूरा रिजल्ट एनालाइज करते, उसके बाद में इतना कुछ बोलते नहीं यार मुझे। तो इसलिए मैंने उन्हें बोला नहीं चेक करने के लिए, और मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था चेक करने के लिए। सो मैं मतलब हाँ, आई वॉज सो ग्रेटफुल, आई वॉज फीलिंग सो ग्रेटफुल एट दैट टाइम। क्योंकि मतलब हाँ, मुझे पता है कि 99 नहीं मिले हैं मुझे, बट जितने भी मिले उतने भी अगर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, 90 तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और अगर मुझे 95 मिल रहे तो ऑब्वियसली मैं खुश तो हो ही सकती हूँ ना। सो इसलिए मैं खुश थी। और जहाँ पर मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि मेरे कोई भी चांसेस नहीं है कैप राउंड में कॉलेज मिलने के, अभी ऐसे थोड़े होप्स आए हैं कि यस मैं भी अप्लाई कर सकती हूँ और मुझे भी कुछ मिलने के चांसेस है। सो अब फर्दर तो मैं वही करने वाली हूँ। हाँ, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं कौन सी प्रोसेसेस करने वाली हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, स्क्रूटिनाइज करना, देन उसके बाद में कैप राउंड्स में सारे कॉलेज की लिस्ट वगैरह कैसे बनाने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें भी मैं शेयर करने वाली हूँ, काउंसलिंग लेने वाली हूँ, नहीं लेने वाली हूँ, और कॉलेज लिस्ट कैसे रेडी करने वाली हूँ। देखो, मैं खुद के लेवल पे बहुत सारे एफर्ट्स ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कॉलेज लिस्ट ये हमें कितना भी करो यार, कुछ कोई भी कितनी भी हेल्प कर ले, लेकिन एट द एंड हमें उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है और हमें ही उस चीज़ में ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मैं भी उन्हीं सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें कैसे करने वाली हूँ, इन सब की भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। सो यस, स्टे ट्यून फॉर दैट, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कर देना, लाइक करना वीडियोस को, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और हाँ, अगर आपको भी मुझसे कोई कंटेंट एक्सपेक्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं उन सारे कंटेंट पे भी वर्क करना स्टार्ट कर सकूँ। और जो जो मैंने कंटेंट बोला है, जैसे कि यस ड्रॉप लेने के बाद कौन से डूज एंड डोंट्स है, इस पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, और वो चीज़ मैं भूली नहीं हूँ। वो वीडियो मुझे बनानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वीडियो बनानी है, इसलिए मैं उसे थोड़ा टाइम ले रही हूँ बनाने के लिए। और बाकी सारी चीज़ें भी मुझे याद है, जैसे कि 10th के बोर्ड्स के ऊपर वीडियो बनानी है, 12th के बोर्ड्स के ऊपर वीडियो बनानी है। तो ये सारा कंटेंट भी मैं लेकर आने वाली हूँ। लेकिन फिलहाल MST CT की बात चल रही थी, इसमें मेरी जर्नी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए